दर्शकों नमस्कार। दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम RNA रियल न्यूज एनालिसिस। सपने अलौकिक जगत से देवताओं और राक्षसों की प्रेरणा से आते हैं। यूरोप के प्राचीन कबीलाई समाजों की ऐसी स्पष्ट मान्यता थी। सपने दोनों तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे सपने। शायद इसीलिए उन्होंने अच्छे सपनों को देवताओं की प्रेरणा से और बुरे सपनों को राक्षसों की प्रेरणा मान लिया था। साथ ही उनका मानना था कि ये सपने सपन दृष्टा के जीवन के कुछ खास मकसदों के लिए आते हैं और ये भविष्य के संकेत होते हैं। ऐसी मान्यता थी यूरोप के प्राचीन कबीलाई समाजों की। उनका यह भी मानना था कि सपनों से भविष्य की जानकारी मिलती है। इसके विपरीत भारतीय हिंदू समाज की मान्यताएं उस दौर में अति प्राचीन काल में और अधिक स्पष्ट थीं। ईसा से 1200 साल पहले लिखे गए उपनिषदों में सपनों को स्पष्ट रूप से जीवात्मा की रचना माना गया है और कहा गया है कि जीवात्मा ही उसका करता है। उपनिषदों की इस बात को विस्तार से समझने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो सपने किस लोक से आते हैं अगर नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए। उसे फिर से यहाँ दोहराना उसी बात को मुनासिब नहीं होगा। आश्चर्य की बात यह है कि ईसा से 1200 साल पहले भारत में उपनिषदों में जो कहा गया, उपनिषद काल में जो कहा गया सपनों के बारे में, वही उनसे करीब 850 साल बाद 350 ईसा पूर्व अरस्तु कहते हैं यूरोपीय समाज के लिए। वो सपनों के बारे में अपने कबीलाई समाजों की, यूरोप के कबीलाई समाजों की, प्राचीन समाजों की इस धारणा का खंडन करते हैं कि सपने जो है अलौकिक जगत से देवताओं और राक्षसों की प्रेरणा से आते हैं। अरस्तु कहते हैं कि सपने मनुष्य की आत्मा से आते हैं। और देखिए, अरस्तु की यह बात उनसे ठीक 850 साल पहले बृहदारण्यक उपनिषद में दर्ज है। यह उपनिषद भी कहता है स ही कर्ता, आत्मा ही करता है, आत्मा ही सपनों का रचयिता है, आत्मा ही झरने, झील, सब तरह के दृश्य बना लेता है क्योंकि आत्मा ही करता है, स ही करता। अरस्तु ने भले ही प्राचीन विचार का खंडन किया मगर पूरे यूरोप ने कभी भी अरस्तु का विचार एकमत होकर नहीं माना। यूरोप सपनों को लेकर दो विचारधाराओं में बट गया। एक प्राचीन विचारधारा थी जो ये मानती रही कि सपने जो हैं अलौकिक जगत से देवता और राक्षसों द्वारा भेजे जाते हैं। अच्छे सपने देवताओं के द्वारा और बुरे सपने राक्षसों के द्वारा भेजे जाते हैं, राक्षसों से प्रेरित होते हैं। आप देखेंगे कि 1599 में शेक्सपियर एक नाटक रचते हैं, द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, और इसमें भी सपनों की वही अवधारणा बताई जाती है जो कि प्राचीन कबीलाई अवधारणा है। लेकिन उनसे ठीक 300 साल बाद 1899 में सिगमंड फ्राइड एकदम नया और क्रांतिकारी विचार सपनों के बारे में लेके आते हैं और एक विस्तृत अध्ययन लेकर आते हैं। वो विस्तार से अपनी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में, इस किताब में वो सपनों पर अपनी मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं लेकर आते हैं और उन्हें विस्तार से समझाते हैं। सपनों का उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया था और वे सपनों को लेकर 4 तरह की स्पष्ट मान्यताएं देते हैं मनोविज्ञान को, और उन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। सपनों को लेकर सिगमंड फ्राइड की जो 4 मान्यताएं थी वो इस प्रकार हैं। सिगमंड फ्राइड की पहली मान्यता है एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसके जरिए सपनों की व्याख्या की जा सकती है। उनकी दूसरी मान्यता है हर सपना ये स्पष्ट करता है कि उसका कोई मनोवैज्ञानिक ढांचा है, वो किसी मनोवैज्ञानिक कारण से उत्पन्न हुआ है। उनकी तीसरी मान्यता थी कि जागृत अवस्था में भी सपने आते हैं, यानी इंसान जगे हुए भी सपने देखता है, क्योंकि हर सपने का हमारी मनोवैज्ञानिक गतिविधियों में एक खास स्थान होता है। हम जगे हुए भी सपने देखते हैं जब हम नींद में नहीं होते, जब हम सोच रहे होते हैं, हम अपने भविष्य के बारे में, अपने भूत के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में हम सपने देखते हैं। ये सपने प्रेरणा भी देते हैं, अवसाद भी देते हैं। इस तरह से उन्होंने इसे एक मनोवैज्ञानिक गतिविधि माना। फ्राइड की चौथी मान्यता थी कि मनोवैज्ञानिक ताकतें आपस में टकराकर या सहयोग करके सपने बनाती हैं। तो मित्रों, सपनों का ये विषय बहुत ही रोचक और बहुत ही विस्तृत है। इस पर विस्तार से चर्चा की जरूरत है।
और समय की सीमा को देखते हुए हम इस पर और विस्तार से अगली कड़ी में बात करेंगे। और बहुत से सवाल हैं, आपकी बहुत सी जिज्ञासाएं होंगी। अगर सपनों को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगली चर्चा में उन्हें भी शामिल कर सकें। तो आज के लिए दिल दिल्ली देश में इतना ही। धन्यवाद।